Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is one of the lesson from the series of History of English Literature. And in this lesson, I will be talking about literary movements. Students, this is very important topic because in order to understand the literature of a particular age, we have to understand the literary movements of that particular age. So students, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि किसी भी दौर के लिटरेचर पे लिटरेरी मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो हमें यही समझना है कि लिटरेरी मूवमेंट्स का क्या इफ़ेक्ट हुआ लिटरेचर पे। तो स्टूडेंट्स हियर आई बिगिन। सबसे पहले जो है मूवमेंट हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो रियलिज्म है। स्टूडेंट्स लुक एट द डेफिनेशन। रियलिज्म इज अ मूवमेंट इन आर्ट विच स्टार्टेड इन द मिड 19th century in France and later spread to the entire world. Realism entered the entire literature almost at the same time. Its real objective was to root out what is called fantastic and romantic in literature and art, to insert what is real. स्टूडेंट्स, रियलिज्म मूवमेंट जो है वो स्टार्ट फ्रांस से हुई थी। एक फ्रेंच पेंटर ने स्टार्ट की थी और फिर ये इसके बाद एंटायर यूरोप में फैल गई और इसका ऑलमोस्ट सारे जॉनरा पे इफेक्ट हुआ था। पोइट्री, प्रोज, फिक्शन सब पे जो है वो इसका इफेक्ट हुआ था। रियलिज्म इस बात पे बिलीव करता है कि लाइफ को ऐसे ही लिटरेचर के जरिए डिपिक्ट किया जाए जैसे कि ये है। सोसाइटी की ट्रू पिक्चर जो है वो शो की जाए। इसी वजह से स्टूडेंट्स ये जो है रियलिज्म के अगेंस्ट रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट है। यू कैन से कि ये रोमांटिसिज्म के की रिएक्शन में है रियलिज्म की मूवमेंट। स्टूडेंट्स, रोमांटिसिज्म में क्या था कि रोमांटिसिज्म में रोमांटिक्स बिलीव करते थे इमेजिनेशंस पे। उन्होंने अपनी एक बहुत खूबसूरत सी इमेजिनरी वर्ल्ड जो है वो क्रिएट की हुई थी और उसी के ऊपर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे। लेकिन रियलिज्म में क्या होता है कि ट्रू पिक्चर जो है रिफ्लेक्ट की जाती है। उसमें किसी किस्म का इमेजिनेशन इन्वॉल्व नहीं होता। उसमें जो देखा जाता है उस पे सोचा नहीं जाता, उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये बिलीव इस चीज पे करती ये मूवमेंट, इस मूवमेंट का बिलीव ये था कि सोसाइटी की ट्रू पिक्चर जो है वो प्रेजेंट की जानी चाहिए। जॉर्ज इलियट का आपने नॉवल का नाम सुना होगा एडम बीट। वो उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर सोसाइटी की जो है वो जॉर्ज इलियट ने पेश की है। So students, in literature, writers use realism as a literary technique to describe story elements such as setting, character, themes, etc. without using elaborate imagery or figurative language such as simile and metaphors. Through realism, writers explain things without decorative language or sugarcoating the events. तो स्टूडेंट्स, इससे आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे चीज है लिटरेरी टेक्निक, ये कैसी लिटरेरी टेक्निक है कि इसमें स्टोरी में वही कुछ बयान किया जाता है जो कुछ देखा जाता है। जिस तरह के रियल लाइफ में कैरेक्टर्स नजर आते हैं, जो रियल लाइफ में थीम्स नजर आते हैं, जो रियल लाइफ की सेटिंग्स हैं, उनको बयान किया जाता है। और इसमें जो है इस मूवमेंट के थ्रू जो इमेजरी और फिगरेटिव लैंग्वेज तो रूट आउट कर दी गई। ठीक है, क्योंकि जो है फिगरेटिव लैंग्वेज और इमेजरी वगैरह को समझना एक आम बंदे के एक बात नहीं होती है। एक लेस एजुकेटेड बंदा नहीं समझ सकता। और रियलिज्म पेश किस लिए किया जाता है? कॉमन मैन के लिए, सबके लिए। रियलिज्म मूवमेंट का मकसद यही है कि रियलिस्टिक पिक्चर शो की जाए तो वो सबको की जाए, तो ऐसी लैंग्वेज भी ऐसी हो कि वो सबको समझ आ सके। तो इसमें फिगरेटिव डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज नहीं की जाती। कॉमन लैंग्वेज के जरिए ट्रू पिक्चर जो है वो पेश की जाती है। और सबसे ज़्यादा ये नॉवेल्स में हमें नज़र आता है। ठीक है, नॉवेल्स में हमें ये सबसे ज़्यादा नज़र आता है। पोइट्री में भी है इसका जो डेफिनेटली पोइट्री पे भी बहुत इफेक्ट हुआ। पोइट्स ने भी रियलिज्म को अप्लाई किया अपनी राइटिंग्स में। लेकिन नॉवल पे हमें इसका ज़्यादा इफेक्ट नज़र आता है। नॉवेल्स के ज़रिए हमें ट्रू पिक्चर सोसाइटी की नज़र आती है। जैसे चार्ल्स डिकन्स का के नॉवेल्स देखें तो उसमें उसके नॉवेल्स में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस की सारी जो इफेक्ट्स, बुरे इफेक्ट्स हुए वो सारे नजर आते हैं। तो रियलिज्म में क्या होता है कि ट्रू पिक्चर पेश की जाती है। अगर कोई इवेंट बिटर है तो उसको इतना ही कड़वा पेश किया जाए जितना वो बिटर है, उसकी शुगर कोटिंग ना की जाए। और अगर वो स्वीट है तो उसको एज इट इज पेश कर दिया जाए। तो ट्रू पिक्चर, रियलिज्म रियल से निकला है, रियलिटी को डिपिक्ट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल एक बहुत खास एग्जांपल इसकी रेप ऑफ द लॉक है, मोक एपिक जो अलेक्जेंडर पॉप की है।
आपने इसके बारे में सुना होगा। स्टूडेंट्स, रेप ऑफ द लॉक जो है 18th सेंचुरी की सोसाइटी की ट्रू पिक्चर है। उस वक्त की अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लोग जो क्या करते थे, बैक बाइटिंग, गॉसिप्स, गेम्स, कार्ड गेम्स, और क्या डांस पार्टीज, कॉफी हाउसेस में बैठ जाना और आइडल गॉसिप्स, सारा कुछ ये सारा उनका था। फ्लर्ट करना, तो ये सारा का सारा रेप ऑफ द लॉक में जो है वो अलेक्जेंडर पॉप ने इसको प्रेजेंट किया है। इसके अलावा उस दौर के रिलीजियस लोगों की हालत, रिलीजियस हालत जो कंडीशन थी उस वक्त की, वो भी इसमें दिखाई गई है। जैसे कि इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है इस मोक एपिक की जो हीरोइन है बेलिंडा, उसके जो ड्रेसिंग टेबल की डिस्क्रिप्शन दी गई है इसमें, उसमें हम देखते हैं कि बेलिंडा के मेकअप आर्टिकल्स के साथ साथ उसमें उसके साथ ही उसके बाइबल भी रखी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेलिंडा के लिए, अब बेलिंडा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल सोसाइटी, वो बेलिंडा जो है सारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर बेलिंडा के लिए एक बाइबल में और मेकअप आर्टिकल्स में कोई फर्क नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है कि उस सोसाइटी के, उस वक्त के लोगों के लिए रिलीजन में और मटेरियलिस्टिक चीजों में कुछ भी फर्क नहीं था। तो रिलीजियस कंडीशन भी हमें उस वक्त की नजर आती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो है नेचुरलिज्म। स्टूडेंट्स, इसका लफ्ज नेचर देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका नेचर से कुछ भी लेना देना नहीं है। नेचुरलिज्म इज एक्चुअली द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म में ये है कि अगर आपने कुछ, कोई आपका कोई एक्ट है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, आपने कोई काम, आपका बिहेवियर है, तो अगर आप रॉन्ग, आपका बिहेवियर है, आप हार्शली बोल रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, तो क्या होगा कि राइटर आपको देखेगा एज इट इज बयान कर देगा, ये रियलिज्म है। ठीक है, लेकिन एक राइटर होगा जो उसके पीछे कंडीशंस को देखेगा, रीजंस को देखेगा कि कौन सी रीजन है जिन्होंने इस मुकाम पर पहुंचा दिया आपको कि आप जो है इस रवैये को इख्तियार करने पे मजबूर हो गए। तो उस रवैये के पीछे रीजंस को तलाशने वाला और उनको डिपिक्ट करने वाला जो है वो नेचुरलिस्टिक राइटर होगा, वो नेचुरलिज्म है। तो रीजन बिहाइंड, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड रियलिज्म, दिस इज कॉल्ड नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो है मूवमेंट लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये एक्सट्रीम टाइप ऑफ रियलिज्म है। This movement suggested that role of family, social condition, environment in shaping human character. Thus, naturalistic writers write stories based on the idea that environment determines and governs human character. अब ये मूवमेंट सजेस्ट क्या करती है कि इंसान के किरदार की तश्कील में फैमिली, सोशल कंडीशंस और एनवायरनमेंट, उसकी सराउंडिंग्स जो है वो बहुत असरअंदाज होती हैं। ठीक है, इंसान के करेक्टर को शेप करने में, उसका बिहेवियर जो है वो डिटरमिन करने में कि कैसा होगा वो, आसपास की सारी इंसान अंडर इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों के, वो इन चीज़ों से एस्केप हासिल नहीं कर सकता, इन चीज़ों का इफेक्ट होता है इंसान पे। तो इन इस चीज़ को बेस बना के जो है वो, जो राइटर्स ने लिखा, वो नेचुरलिस्टिक राइटिंग्स हैं। We also see use of some of the scientific principle in the naturalistic work and humans struggling for survival in hostile and alien society. In fact, naturalism took its clue from Darwin theory of evolution, which holds that life is like a struggle and only the fittest survive. Students, actually ये जो naturalistic movement है ना, ये डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुई। ठीक है, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये थी कि इंसान जो सेल्फ क्रिएटेड है, एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर के ये इंसान बना है। पहले ये एप्स की फॉर्म में था और अब ये खुद ब खुद जो है इंसान बन गया है। तो ये जो सारी की सारी सराउंडिंग्स है ना, इसके अगेंस्ट है, ये इसके करेक्टर को शेप करती हैं और ये इस पे असरअंदाज होती है और इंसान को इसमें जीने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है और वही सरवाइव करता है जो फिट टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज है जो हमें नेचुरलिज्म की मूवमेंट में नजर आती है। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को देखें। Stephen Crane, in his short story The Open Boat, portrays men on a boat representing human endurance against indifferent nature, where they feel themselves helpless. यहाँ पे एक बोट में कुछ लोग हैं जो एक वो अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। ठीक है, इनडिफरेंट नेचर, उसकी उन जो है ना उनको इनडिफरेंट नजर आती है, अपनी फेवर में नजर नहीं आ रही है, वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। दस इट कंटेन्स अ थीम ऑफ नेचुरलिज्म। Whenever a huge wave of water arrives, it shuts everything from the men's view, and they imagine this particular wave would be the final outbreak of the ocean.
जब भी कोई वेव आती है तो उन्हें लगता है कि ये वेव उनको तबाह कर देगी, ठीक है? तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये जो है ना, वो जो सराउंडिंग्स है हमारी हम पे हर वक़्त इफ़ेक्ट करती हैं और ये हमें तोड़ती-फोड़ती भी हैं, हमें बनाती भी हैं। तो इंसान इसके अंडर इन्फ्लुएंस होता है, इंसान का जो बिहेवियर होता है, इंसान का जो किरदार होता है, वो इन चीज़ों के अंडर इन्फ्लुएंस होता है और यही चीज़ जो है नॉवेलिस्ट ने बयान की है इसमें। हार्डी के नॉवेल्स में हम लोग उसके कैरेक्टर्स पे सराउंडिंग्स का बड़ा असर देखते हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट का बड़ा असर देखते हैं, तो ये नेचुरलिज़्म में आता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो है सिंबोलिज्म। तो सिंबोलिज्म लफ्ज सिंबल से निकला है, जैसे आपको नजर आ रहा है कि सिंबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी सिंबल के थ्रू किसी जो है वो चीज को रिप्रेजेंट करना, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आप किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हो, तो वो सिंबोलिज्म होता है। तो स्टूडेंट्स Symbolism was a late 19th century art movement of French, Russian, and Belgian origin in poetry and other arts. Symbolists believed that the art should represent absolute truths that could only become described indirectly. Thus, they wrote in a very metaphorical and suggestive manner, endowing particular images or objects with symbolic meaning. स्टूडेंट्स इन राइटर्स का कहना ये था कि आप जो राइटर्स है ना उनको एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो बयान करना चाहिए और वो डायरेक्टली नहीं बयान किया जा सकता, क्योंकि जो ट्रूथ है वो बिटर है, उसको डायरेक्टली बयान करेंगे तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, रिवोल्ट स्टार्ट हो जाएंगी, लोग अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो उनको इनडायरेक्टली बयान किया जाए, सिंबोलिज्म के जरिए बयान किया जाए, सिंबल्स के थ्रू बयान किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो हम डायरेक्टली बयान कर ही नहीं सकते, ये रिलीजन से वो हट के है चीज। रिलीजन में आपने शुगर कोटिंग करनी ही नहीं है, लेकिन सिंबोलिज्म में आपने क्या करना है कि सिंबल्स के थ्रू आपने सच को बयान करना है। Symbolism is the use of symbol to signify ideas and qualities by giving them symbolic meaning that are different from their literal sense. Symbolism क्या है? Symbols का use करना ideas और qualities को बयान करने के लिए, ठीक है? और उनका मीनिंग जो होता है ना वो लिटरल सेंस में कुछ और होता है, असल में कुछ और होता है, ठीक है? अगर मैं कोई एग्जांपल देती हूँ जैसे कि अगर स्माइल है, स्माइल एक स्माइल की बात करते हैं, तो स्माइल हो सकता है कि वैसे तो स्माइल का लिटरल मीनिंग जो है वो एक यू कैन से कि दोस्ती की अलामत है, लेकिन स्माइल का जो है वो हिडन मीनिंग हो सकता है, ये सिंबॉलिक हो सकती है। तो सिंबॉलिक मीनिंग इसके डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक स्माइल तंसिया भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सिंबोलिज्म कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। Generally, it is an object representing an other to give an entirely different meaning that is much deeper and more significant. Sometimes, however, an action, an event, or a word spoken by someone may have a symbolic value. For instance, smile is a symbol of friendship. Students, symbolism जो है वो उसकी different forms हैं। हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर कोई एक्शन है जो किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई इवेंट भी किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। मिसाल के तौर पे ये नहीं कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही, एक फूल जो है वो खूबसूरती की अलामत है, एक आपाकता जो है वो अमन की अलामत है। ऑब्जेक्ट ही सिर्फ सिंबल्स नहीं हो सकते, इवेंट्स भी सिंबल्स हो सकते हैं, एक्शंस भी सिंबल हो सकते हैं। जैसे एक्शन में अगर स्माइल है तो ये सिंबल है फ्रेंडशिप का, लेकिन स्टूडेंट्स सिंबल्स को समझने के लिए उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सिंबल्स का मीनिंग चेंज होता है। जैसे कि एक चेन जो है, चेन सिंबल होती है यूनियन की, लेकिन ये इम्प्रिजनमेंट की यानी कि कैद की भी सिंबल होती है। तो ऐसे चेन, लेकिन हम इसको समझने के लिए इसके कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। अगर तो एक लव स्टोरी में चेन का लफ्ज आ रहा है तो ये सिंबल होगा यूनियन का, लेकिन अगर एक क्राइम स्टोरी में चेन का लफ्ज आ रहा है तो इम्प्रिजनमेंट का सिंबल होगा। तो कॉन्टेक्स्ट में जाना जरूरी है सिंबल के। सो स्टूडेंट्स हम देखते हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने जो है वो इसकी वर्सेस आप पढ़े, इसमें उसने एक्चुअली बताना ये चाह रही है कि विमेन आर अंडर वैल्यूड, लेकिन वो किस तरह से बता रही है हम देखते हैं। वी यूज यू प्रिक आवर फिंगर्स डल आवर साइट, हम सीती हैं, अपनी उंगलियों को छेदती हैं, अपनी नजरें खराब करती हैं, आंखें खराब कर लेती है। प्रोड्यूसिंग व्हाट, क्या प्रोड्यूस करती हैं? पेयर ऑफ स्लीपर्स सर, एक जूतों का पेयर, टू पुट ऑन व्हेन यू आर वेरी
हम क्या हैं? कहते हैं हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन हम क्या हैं? पेयर है स्लीपर्स का। तो उनको जब भी आप चाहो पहन सको, जब आप परेशान हो, थके हुए हो, तब उसको यूज़ कर सको। तो वुमेन आर अंडर वैल्यूड, ये चीज़ इसमें समझाने की कोशिश की गई है। शी कंपेयर्स देम women, she compares women to the pair of slippers only one mindlessly slips into a night। ठीक है? तो स्टूडेंट्स इस तरह से सिंबॉलिकली जो है चीजों के मीनिंग्स होते हैं। आगे स्टूडेंट्स आती है एग्जिस्टेंशियलिज्म की मूवमेंट। स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ये सबसे ज्यादा मॉडर्न मूवमेंट समझी जाती है। ठीक है? और एग्जिस्टेंस से ये लफ्ज निकला है, यानी कि एग्जिस्टेंस से ये फिलॉसफी लेके बनी है, जो आपकी एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, जो आपकी मौजूदगी है इस दुनिया में। तो स्टूडेंट्स इसके जो है जो मेजर एक्सपोनेंट्स हैं वो सोरेन किरकेगार्ड और जेन पॉल सार्टे हैं। और स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जब आप पैदा होते हो ना, तो ना कास्ट, ना रिलीजन, ना फैमिली और ना ही कल्चर कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि आप अपनी जिंदगी में क्या करोगे, क्या करने जा रहे हो। ठीक है? ये इंडिविजुअल की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि थ्रू फ्री विल वो ये डिसाइड करे कि उसे क्या करना है इस दुनिया में। एक अपने आप को एग्जिस्ट, जो आपकी एग्जिस्टेंस है उसमें खुद मीनिंग्स निकालने। ये दुनिया, एग्जिस्टेंशलिस्ट्स का कहना है, ये दुनिया एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है ये दुनिया। इसमें हम आए हैं तो हमें मीनिंग्स खुद पैदा करनी है, अपनी एग्जिस्टेंस को खुद मनवाना है, अपने डिसीजंस खुद लेने। मैन हैज अ फ्री विल टू डिसाइड वट एवर ही वॉन्ट्स। और फिर ये इसी वजह से रिलीजियस, मॉरल, सोशल नॉर्म्स सबको जो है वो डिनाई करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इंसान की फ्री विल के आगे एक दीवार है। ठीक है? इन सारी चीज़ों के होते हुए इंसान खुद से जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस नहीं मनवा सकता, खुद से डिसाइड नहीं कर सकता। तो इन सारी चीज़ों के, इन सारे क्लचेस से, मॉरल वैल्यूज़ के, सोशल नॉर्म्स के, रिलीजियस बिलीफ्स के क्लचेस से ये इंसान को आज़ाद करती है ये मूवमेंट जो है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं existentialism is a philosophy that focuses on the existence of mankind. It deals with their effort of finding a way in this hostile universe. ये डील करती है इंसान की एफर्ट्स को, इस हॉस्टाइल यूनिवर्स में रहते हुए इंसान किस तरह एफर्ट करता है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है? इस चीज को ये जो है डील करती है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट ह्यूमन शुड चूज देयर पाथ ऑफ लाइफ इंडिपेंडेंटली एंड ट्राई टू मेक रैशनल डिसीजन इन द इरेशनल यूनिवर्स। कि ये यूनिवर्स जो है इरेशनल है। ठीक है स्टूडेंट्स? ये यूनिवर्स इरेशनल है और इसमें इनको रैशनल डिसीजंस लेने हैं। In this sense, it liberates them from the clutches of moral values, social norms and religious beliefs। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स इसकी एक बहुत फेमस एग्जांपल है वेटिंग फॉर गॉडो, सैमुअल बेकेट का प्ले है, एब्सर्ड थिएटर में से है। तो जैसे कि कहा गया है कि लाइफ एब्सर्ड है, लाइफ के कोई मीनिंग नहीं है। तो इस जो प्ले में है ना, ये हमें यही नजर आता है कि लाइफ मीनिंगलेस है। और इसमें ये दो कैरेक्टर्स हैं जो अपनी जिंदगी का मीनिंग तलाश करते फिर रहे हैं। ये किसी का वेट कर रहे हैं। ठीक है? अभी इनकी अपनी मर्जी है कि उसका वेट करते रहे कि वो आएगा। गॉडो नाम का बंदा है जो आखिर तक अपीयर नहीं होता प्ले में। अभी उसका वेट करते हैं, इसलिए वेट करते हैं कि वो आएगा और हमें जिंदगी की मुश्किलात से निजात दिला देगा। अब ये देखिए अपनी फ्री विल यूज कर रहे हैं, फ्री विल से उसका वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी फ्री विल ये भी हो सकती है कि वो उसका वेट करने के बजाय खुद अपने लिए डिसाइड करें कुछ करना। तो ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी। इंसान फ्री विल के साथ है, इंसान जो है उसको खुद डिसाइड करना है। व्लादिमीर, लेट्स वेट एंड सी व्हाट ही सेज। हु? गॉडो। एस्ट्रोगन, गुड आइडिया व्लादिमीर, लेट्स वेट टिल वी नो एग्जैक्टली हाउ वी स्टैंड। एस्ट्रोगन, ऑन द अदर हैंड, इट माइट बी बेटरिंग टू स्ट्राइक द आयरन बिफोर इट फ्रीजेस। हम इसमें दो कैरेक्टर्स देखते हैं। एक कैरेक्टर पैसिव है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा। दूसरा जो एस्ट्रोगन, वो अपनी एग्जिस्टेंस को जान रहा है। ठीक है? वो चाहता है कि हम जो है क्यों ना खुद कोशिश करें, इससे पहले कि लोहा ठंडा हो जाए उसको स्ट्राइक करें। ठीक है? बजाय इसके कि गोडो का वेट करें, क्यों ना हम खुद कोशिश कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ
एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी वर्क्स। स्टूडेंट्स इसके आगे आता है मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म स्टूडेंट्स नाम से जाहिर एक मॉडर्न जो है मूवमेंट है, ये लेट 19th सेंचुरी मूवमेंट है और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉडर्निज्म वाज एज ऑफ न्यूनेस। इट वाज एक्चुअली It is actually an umbrella term that covers many areas and particularly it applies to the creative art. स्टूडेंट्स ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब है कि इसके अंडर बहुत सारी टर्म्स आती हैं। मॉडर्निज्म के अंदर बहुत सारे इजम्स आते हैं। स्टूडेंट्स, मॉडर्निज्म में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं था राइटर्स के पास। हम बाकी मूवमेंट्स में देखते हैं, जो भी मूवमेंट स्टार्ट हुई उसमें सब एक कॉमन ग्राउंड पे लिखने लगे। ठीक है अगर हम लोग क्लासिकल्स को देखते हैं तो वो रीजंस और रैशनैलिटी को फॉलो कर रहे हैं। रोमांटिक्स को देखते हैं, वो इमेजिनेशंस को, इमोशंस को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उनके सबके पास कॉमन ग्राउंड था। लेकिन मॉडर्निज्म में आके जो मॉडर्न राइटर्स थे उनके पास कोई कॉमन ग्राउंड नहीं था स्टूडेंट्स। उनके पास कोई कॉमन ग्राउंड नहीं था और उन सब ने अपनी अपनी टेक्निक्स जो है फ्री जो है उनका फ्री हैंड था उनके पास कि वो अपनी अपनी टेक्निक्स जो है वो यूज करें। ठीक है तो स्टूडेंट्स इसके नतीजे में बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक सामने आई जो जिनको हम कह सकते हैं बहुत सारे इजम्स सामने आए। तो ये मॉडर्निज्म्स के अंडर आते हैं बहुत सारे। तो ये इट वाज स्टार्टेड इन लेट 19th सेंचुरी एंड कंटिन्यूड अप टू द एडवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। Basically, modernism is the age of newness, creativity, advent great tendencies, and freedom of expression in all kinds of literature. It is breaking away from the conventions and all the boundaries of previous age. Students, इस मूवमेंट में क्या था? ये मूवमेंट थी न्यूनेस की एज थी, क्रिएटिविटी की एज थी। स्टूडेंट्स, इन दिनों बहुत सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स आ रही थी, सोशल एडवांसमेंट्स आ रही थी, पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स आ रही थी, बहुत कुछ एडवांस हो रहा था। लिटरेचर में भी एक एडवांसमेंट आई, क्या? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एडवांसमेंट। सारी इन्होंने कन्वेंशन को ब्रेक कर दिया, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं रहा। वो हरगिज भी जो है वो यू कैन से क्लासिकल्स की तरह एक ही चीज पे नहीं चल पड़े। जिसको एक ने किया उसने सबको उसको फॉलो नहीं करना पड़ा। वो रोमांटिक्स की तरह एक ही चीज पे नहीं चल पड़े, उन्होंने किसी एक चीज को फॉलो नहीं किया। उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जो उनके दिल में आया उन्होंने लिखा। ठीक है तो ये ब्रेक अवे था पुरानी कन्वेंशंस के साथ, प्रीवियस एज की बाउंड्रीज को उन्होंने तोड़ दिया था। इसको मॉडर्निज्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत सारे इजम्स आते हैं जैसे सरियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, सिंबलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने क्या किया था कि लोगों के लिए, राइटर्स के लिए नई डायमेंशंस खोल दी थी। वो उन्होंने फिर नई फिलोसफीज के साथ लिखा। ठीक है और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है पोइट्री और नॉवेल्स पे हुआ। और नॉवेल्स पे तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा। ठीक है नॉवल में हम इसका जो असर देखते हैं वो क्या देखते हैं कि नॉवल में प्लॉट ही चेंज हो गया। नॉन क्रोनोलॉजिकल प्लॉट था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक आ गई। जेम्स जॉयस के हम नॉवेल्स देखें उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो राइटर है वो करेक्टर की थॉट्स को डायरेक्टली ट्रांसक्राइब कर रहा है। थॉट्स के जरिए स्टोरी प्रोसेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है स्टोरी में। कोई करेक्टर जो है वो कुछ भी वो उसकी मूवमेंट्स नहीं है, वो सोचों के जरिए स्टोरी सारी की सारी कंप्लीट हो रही है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है अप्लाई की जा रही है। सडन टाइम शिफ्ट है नॉवेल्स में। अगर अभी बचपन की बात हो रही है तो अगले ही चैप्टर में बुढ़ापे की बात शुरू हो गई है, यानी कि टाइम शिफ्ट एकदम से। कोई एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है प्लॉट में। तो प्लॉट ब्रोकन प्लॉट्स हैं। और इसके अलावा जो है ना फोकस था करेक्टर्स में, करेक्टर्स पर, प्लॉट पे फोकस नहीं था। करेक्टर की साइकिक डेवलपमेंट पे फोकस था, प्लॉट पे कोई फोकस नहीं था। जबकि हम प्रीवियस जो कन्वेंशनल नॉवल देखते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या था कि उसमें प्लॉट को फोकस किया जाता। स्टोरी प्लॉट एक ऑर्गेनिक होल होता था, ये कहा जाता था प्लॉट को एक ऑर्गेनिक होल होना चाहिए और प्लॉट इज द मेन थिंग। ठीक है लेकिन इसमें आगे हम देखते हैं कि प्लॉट तो कुछ भी नहीं रह गया, करेक्टर जो है वो सब कुछ हो गया। करेक्टर को फोकस किया जाता था। सडन शिफ्ट इन नरेशन, नरेशन में चेंजेस आ गया। ठीक है नैरेटिव फ्रेम जो है वो ब्रेक कर दिया गया। बहुत कुछ चेंज आया स्टूडेंट्स इसमें। और इसमें सबसे ज्यादा जो है पोइट्री में जो मॉडर्निटी प्रेजेंट जिसने की है वो एजरा पाउंड, डब्ल्यू बी यीट्स है और टी एस इलियट। ठीक है आगे स्टूडेंट्स आता है सररियलिज्म। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है।
सर रियलिज्म का मतलब है स्टूडेंट सुपर रियलिटी। ठीक है, ये फ्रांस में मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई थी। अब इस मूवमेंट के जो मानने वाले हैं उनका कहना तो ये था कि इंसान का जो ज़हन है ना वो लिबरेटेड होना चाहिए सारी लॉजिक से। एक्चुअली ये मूवमेंट स्टूडेंट्स जो सिगमंड फ्राइड की कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस की थ्योरी थी ना उसको लेके जो ये मूवमेंट बनी है सरिलिज्म की। कहा जाता है कि दो इंसानी माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियसनेस और सब अनकॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस वो जो है पार्ट है जिसको जो आपका करंटली वर्क कर रहा है, आप जानते हो उसके बारे में, ठीक है, आपके सामने जो कुछ हो रहा है वो आपके कॉन्शियस माइंड उसको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें पीछे चली जाती हैं। लेकिन वो आप उनको भूल नहीं जाते हो, वो किसी भी वक्त जो है वो सामने आ सकती हैं। तो उनमें कोई बनावट नहीं होती है, उस पे आप सोचा नहीं होता आपने, क्योंकि कॉन्शियसली तो आप सोच रहे हो, अनकॉन्शियसली जो है वो सोच समझ के नहीं होता। तो जो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस का जो ज्वाइन हो जाना होता है, मिल के करना होता है ना, तो वो एक सुपर रियलिटी हो जाती है। ठीक है, उसमें बनावट नहीं होती, फिर उसमें लिबरेटेड होता है माइंड आपका। तो स्टूडेंट्स इन सरियलिस्ट राइटर्स जो है उनका ये कहना था कि जो राइटर्स हैं उनको बिल्कुल भी हर तरह की जो है वो यू कैन से कि उससे आज़ाद होना चाहिए, उनके माइंड को किसी भी रिस्ट्रिक्शन से, उनका जो दिल चाहे यानी कि जो कुछ है उनको माइंड अपने माइंड की जो है हिडन टेरिटरीज को एक्सप्लोर करके जो है वो लिखना चाहिए। ठीक है, Surrealism as a movement originated in France in 1920s. It was Andrew Breton who recommended that mind should be liberated from all kind of logics and reasons in his Surreal Manifesto in 1924. This movement focuses on the working of subconsciousness mind and its connection with the conscious mind. So, sorry, students, unconscious mind and its connection with the conscious mind. Surrealism was an attempt to capture the mind's deepest and most unconscious aspect in painting. Students, जो सररियलिस्ट थे उनका मानना था कि जो ड्रीम्स हैं, ठीक है, वो ड्रीम्स और हेलुसिनेशन को जो है वो यू कैन से कि वो मानते थे। और उनका कहना था ड्रीम्स के अंदर, हेलुसिनेशन के अंदर जो है वो आके जो कुछ लिखा जाता है ना वो सुपर रियलिटी होती है। ठीक है, तो इसके मेन राइटर्स में स्टूडेंट्स डायलन थॉमस, जेम्स जॉयस, मार्टिन एमस, जॉर्ज पार्कर एंड सैमुअल बेकेट। अब ये इनका कहना था कि अनकॉन्शियस इज सोर्स ऑफ क्रिएटिव एनर्जी। आपका अनकॉन्शियस जो है ना वो क्रिएटिव एनर्जी का सोर्स है, क्रिएटिविटी स्टार्ट अनकॉन्शियसनेस से होती है। ठीक है, दे एक्सप्लोर द टेरिटरीज ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। It was the end of Sorrow Lies. The rail station were dead, flowing like bees stung from honeysuckle. The people hung back and watched the ocean. Animals flew in and out of focus. The time had come, yet king dogs never grow old. They stay young and fit, and someday they might come to the beach and have a few drinks, a few laughs, and get on with it. But not now. The time had come. We all knew it. But who would go first? स्टूडेंट्स, इस अगर आप पैसेज को देखें तो ऐसा लगता है कि ये किसी हेलुसिनेशन के, किसी ड्रीम के अंडर आके लिखा गया है। ठीक है, इसमें कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस की दोनों की मिक्सअप सी झलक नजर आती है। देखने में हमें ये अजीब सी जो है वो यू कैन से कि ऐसी राइटिंग अनबिलीवेबल सी नजर आती है, लेकिन डेफिनेटली एक मैसेज है इसके पीछे। तो वो ये जो है अनकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस की म्यूचुअल कनेक्शन से जो राइटिंग्स, जो क्रिएटिविटी बाहर आती है स्टूडेंट्स, उसको सुपर रियलिटी ये लोग कहते हैं, उसको सरेलिस्ट राइटिंग्स कहा जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स सरेलिज्म के बारे में। एक और हम एग्जांपल देखते हैं फ्रांस कैफका की कंट्री डॉक्टर में। उसने क्या लिखा है कि इसमें एक डॉक्टर होता है, द डॉक्टर एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीजिंगली स्ट्रेंज सीक्वेंस ऑफ डेथ्स
before ultimately being stripped of his clothing and laid into bed with a man whose body is decaying while he is still alive. अब ये डॉक्टर है, कंट्री डॉक्टर जो नॉवल है इसमें ये डॉक्टर है और ये एक्सपीरियंस कर रहा है इंक्रीजिंग डेथ्स का, बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही हैं और वो उसमें खुद मतलब वो एक जिंदा इंसान एक डिकेइंग बॉडी के साथ लेट रहा है। ठीक है, देखने में ये इरेशनल इवेंट्स हमें नजर आते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है लेकिन इरेशनल इवेंट्स हैं। अब ईजी टू अंडरस्टैंड है तो हम कह सकते हैं ये कॉन्शियस माइंड की जो है वो क्रिएशन है, लेकिन इरेशनल अगर इवेंट्स है तो हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड के ये जो है वो क्रिएशन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड के कनेक्शन से जो एक यू कैन से कि क्रिएटिविटी बाहर आती है उसको हम सुपर रियलिटी कहते हैं। सरियलिस्ट जो राइटर्स हैं उनका ये मानना है कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है वो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है क्रिएटिव राइटिंग के लिए। So students, this was all about the literary movements. You can find more details on these websites. अगर आप चाहें कि मज़ीद इसके बारे में डिटेल जानना चाहें तो आप यहाँ से आप कंसल्ट मज़ीद कर सकते हैं। So students, it was all about for today. अब आइंदा तक के लिए आप प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम अगला करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।